मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान से, जहां सेना ने अर्थव्यवस्था की बागडोर अपने हाथों में ले ली है ताकि पाकिस्तान को आर्थिक बदहाली से निकाला जा सके। लेकिन सेना के इस कदम से अटकलें इस बात की लगने लगी कि पाकिस्तान एक बार फिर सैन्य शासन की तरफ बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की कमान अपने हाथों में लेकर पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर लगातार अपने देश के बड़े कारोबारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक उन्होंने बाजार के हालात सुधारने के लिए एक निवेश परिषद का भी गठन कर दिया है। यही नहीं, अपनी देश के हालात सुधारने के लिए आसिम मुनीर यूएई, सऊदी अरब और कतर समेत कई देशों से भी बातचीत कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को जल्द से जल्द आर्थिक मदद मिल सके, क्योंकि उसकी आर्थिक हालत लगातार खराब होती जा रही है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया तेजी से गिरता जा रहा है। महंगाई वहां हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है, जिससे निपटने के लिए पाकिस्तान की सेना ने मोर्चा संभाल लिया। सेना प्रमुख आसिम मुनीर की योजना अपने देश को सबसे बड़े आर्थिक संकट से उबारने की है। हालांकि ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पिछले एक साल में पाकिस्तान की सरकार लाख कोशिश के बावजूद अपने देश की हालत नहीं सुधार पाई। इस वजह से पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ भयंकर गुस्से का माहौल हो गया और महंगाई से त्रस्त लोग अपने देश की ही सरकार को गालियां देने लगे। ऐसी स्थिति में सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बागडोर अपने हाथों में ले ली। वहां के मीडिया के मुताबिक सेना की योजना पिछले एक साल में पाकिस्तान छोड़कर दूसरे देशों में गए बड़े कारोबारियों को वापस बुलाने की है। उम्मीद जताई गई कि पाकिस्तान में जल्द ही खेती, खनन और आईटी सेक्टरों में ये कारोबारी बड़ा निवेश करेंगे। लेकिन माना जा रहा है कि आसिम मुनीर का यह कदम पाकिस्तान में एक बार फिर सेना के शासन की तरफ बढ़ता दिख रहा है। अटकलें इस बात की भी हैं कि वहां कभी भी तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में इससे पहले भी कई बार सेना तख्ता पलट कर चुकी है और इस बार तो पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि सरकार के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। पाकिस्तान के लोग इस बात पर बौखलाए हुए हैं कि वहां की सरकार ने उनकी हालत सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया। इस बीच पाकिस्तान में जल्द ही चुनाव भी होने वाले हैं, लेकिन अटकलें इस बात की हैं कि वहां की सेना चुनाव की नौबत नहीं आने देगी और जल्द ही पाकिस्तान में तख्ता पलट हो सकता है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेकर सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने इस दिशा में पहला कदम भी बढ़ा दिया और उनकी योजना पाकिस्तान में एक बार फिर सेना का शासन चलाने की है। और माना जा रहा है कि इसके लिए सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने महंगाई और बेरोजगारी का बहाना बनाया है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान इन्हीं समस्याओं से सबसे ज्यादा जूझ रहा है और पिछले एक साल से वहां खाने पीने की चीजों के लिए लोग भारी संघर्ष कर रहे हैं। आटा, दाल, तेल और सब्जियों समेत सभी चीजों के दाम आसमान पर हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोज बढ़ रही हैं। एक अमेरिकी डॉलर 307 पाकिस्तानी रुपए के बराबर पहुंच गया। यही नहीं, पाकिस्तान का मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो रहा है, जिससे वो चाहकर भी विदेश से सामान मंगवा नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए उसे डॉलर में पेमेंट करनी होगी, जो उसके पास बहुत कम ही बचे हैं। विदेश से आयात घटने से पाकिस्तान में कई उद्योग या तो बंद हो गए या फिर बंद होने की कगार पर। कारखानों पर ताले लटकने से लाखों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। इन सब वजहों से पाकिस्तान के लोगों में भारी आक्रोश है और वो किसी भी तरह इस मुसीबत से बाहर निकलना चाहते हैं। ऊपर से पाकिस्तान की बदहाली दिखाने वाली एक और खबर आ गई। पता चला कि वहां चीनी और आटे के बाद अब दवाओं की भी किल्लत हो गई। पाकिस्तान की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गईं क्योंकि उसका खजाना लगभग खाली हो गया और उसके पास विदेशों से इन दवाओं को खरीदने के पैसे तक नहीं बचे, जिसका असर यह हुआ कि वहां के कई मरीज तो बगैर दवाइयों के मरने की कगार पर पहुंच गए। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक विदेशी मुद्रा की कमी की वजह से पाकिस्तान में पिछले 6 महीनों से कई जरूरी दवाएं आयात नहीं की गईं। यही वजह रही कि इस समस्या से निपटने के लिए पाकिस्तान ने ईरान से मदद की गुहार लगाई, ताकि वो पाकिस्तान में ही इन दवाओं को बनाने में उसकी मदद कर सके। बताया गया कि इसके लिए पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नदीम जान और ईरान के राजदूत के बीच एक मीटिंग भी हुई, जिसमें पाकिस्तान को इस समस्या से निकालने की रणनीति बनाई गई। उधर बड़ी खबर आ रही है पश्चिम एशिया के देश सीरिया से। वहां अमेरिका के समर्थन वाले एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस से अलग होने के बाद अरब लड़ाकों ने अलेप, इदलिब और देर एज़-ज़ोर प्रांत के कई गांवों पर कब्जा करने का दावा किया। पिछले कई साल से एसडीएफ सीरिया की बशर अल असद सरकार के खिलाफ जंग लड़ रहा है। इस विद्रोही गुट में सीरिया के कई दूसरे संगठन भी शामिल हैं। अरब लड़ाकों का संगठन देर एज़-ज़ोर मिलिट्री काउंसिल भी इसी का हिस्सा था, लेकिन 27 अगस्त को संगठन के चीफ की गिरफ्तारी के बाद इसके लड़ाके भड़क गए। मतलब सीरिया की सरकार के खिलाफ जंग लड़ने वाले विद्रोही गुट में फूट पड़ गई और वो आपस में ही भिड़ गए और देखते ही देखते इस फूट ने जंग का रूप ले लिया। अमेरिका के समर्थन वाले एसडीएफ की परेशानी तब और बढ़ गई जब अरब लड़ाकों के साथ कई दूसरे विद्रोही गुट भी आ गए। अरब लड़ाकों ने यह तक दावा किया कि उन्होंने अलेप्पो, इदलिब और देर एज़-ज़ोर प्रांत के कई गांवों पर कब्जा कर लिया।
और वहां से एसडीएफ के लड़ाकों को खदेड़ दिया। सीरिया के अलेप्पो प्रांत के मिनबिज इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें अरब लड़ाके एसडीएफ के कब्जे वाले इलाकों पर ताबड़तोड़ रॉकेट से हमला करते दिखाई दिए। रात के अंधेरे में अरब लड़ाके एक के बाद एक रॉकेट छोड़ते नजर आए। एसडीएफ पर हमले के लिए तुर्की में बने रॉकेट का इस्तेमाल किया गया, जो 20 किलोमीटर की दूरी तक सब कुछ तबाह करने की ताकत रखता है। सीरिया के देर जोर प्रांत से भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें अरब लड़ाके रॉकेट लॉन्चर और दूसरे खतरनाक हथियारों के साथ दिखाई दिए। उधर अमेरिका के मीडिया ने दावा किया कि सीरिया में अमेरिका के समर्थन वाले विद्रोही गुट एसडीएफ में फूट पड़ने के बाद वहां आतंकी संगठन आईएसआईएस फिर मजबूत हो सकता है, क्योंकि सीरिया का पूर्वी हिस्सा एसडीएफ का गढ़ माना जाता है। लेकिन अरब लड़ाकों से झगड़े के बाद वहां उसकी पकड़ कमजोर होती जा रही है। और इसी वजह से अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि एसडीएफ में फूट पड़ने की वजह से आतंकी संगठन आईएसआईएस वहां फिर से सिर उठा सकता है, क्योंकि सीरिया में अमेरिका ने आईएसआईएस के खात्मे के नाम पर ही अपने सैनिकों को तैनात कर रखा है। इतना ही नहीं, बशर अल असद की सरकार भी ये आरोप लगाती रही है कि आईएसआईएस के बहाने ही अमेरिका सीरिया में दखल बनाए हुए है। लेकिन एसडीएफ में फूट पड़ने के बाद अमेरिका की इस मुहिम को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि 27 अगस्त को सीरिया की सरकार के खिलाफ कई साल से लड़ रहे एसडीएफ में शामिल अरब लड़ाकों के संगठन देर जोर मिलिट्री काउंसिल ने बगावत कर दी थी। इसी वजह से ये दावा किया जा रहा है कि एसडीएफ में फूट पड़ने का फायदा उठाकर आईएसआईएस के आतंकी पूर्वी सीरिया में एक बार फिर उभर सकते हैं। उधर तूफान की वजह से ब्राजील में आई बाढ़ ने 21 लोगों की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक वहां के 60 से ज्यादा शहर बाढ़ की मार झेल रहे हैं। इन शहरों से डराने वाली कई तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें हर तरफ सिर्फ सैलाब बहता नजर आया। वहां के तकवारी शहर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें सब कुछ पानी में डूबा दिखा। वहां के कई नदी और नाले उफान पर आ गए और उसके पानी ने वहां के रिहायशी इलाकों पर धावा बोल दिया, जिसकी वजह से वहां के कई घर आधे से ज्यादा डूब गए। ऐसे में रेस्क्यू टीम नाव के सहारे उन इलाकों से लोगों को निकालती दिखी। वहां हालात इस कदर बिगड़ गए कि रोज की जरूरतों के लिए भी लोग नाव से सफर करते नजर आए। वहां खड़ी कई गाड़ियों में भी बाढ़ का पानी घुस गया और वो कबाड़ में तब्दील हो गई। बताया गया कि बाढ़ की वजह से वहां 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोग बेघर हो गए। और इसी हाहाकारी बाढ़ का डरा देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बाढ़ में डूबे पुल के ढहने से कुछ देर पहले उस पर एक गाड़ी चलती नजर आई। इस दौरान वो पुल पानी से लबालब दिखाई दिया, जिस पर एक गाड़ी गुजरती हुई नजर आई। वहां के नोवा होमा से आई तस्वीरों में पुल पर उछाल मारता पानी सब कुछ मिटाने को बेताब दिखा। वहां पानी इतना ज्यादा था कि गाड़ी काफी धीमी गति से आगे बढ़ती हुई दिखी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस गाड़ी ने पुल को पार कर लिया और वो सड़क पर आ गई, लेकिन पानी की ताकतवर लहरों के सामने वो पुल टिक नहीं सका। उस गाड़ी के गुजरने के कुछ देर बाद ही वो पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया और नदी में समा गया। चंद सेकंड में ही उसका नामो निशान तक मिट गया, जिसके बाद वहां पुल के नाम पर सिर्फ पानी के बीचों बीच लोहे का ढांचा बचा दिखाई दिया। इस बीच हाइक्वी तूफान ने चीन के फुजियान प्रांत में जमकर कहर बरपाया। वहां तूफान की वजह से आई बाढ़ ने 2 लोगों की जान ले ली, जबकि हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहां से जो तस्वीरें आई, उनमें फुजियान प्रांत का हर कोना पानी में डूबा नजर आया। वहां इतना ज्यादा पानी भर गया कि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां आधे से ज्यादा डूबी दिखी। वहां से आई एक तस्वीर में लोगों से भरी एक बस जल भराव के बीच फंसी नजर आई। ऐसे में रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और एक एक कर सभी लोगों को उस बस से बाहर निकाला। इसके अलावा कई जगहों से रेस्क्यू टीम के लोगों को बचाने के वीडियो भी सामने आए। बताया गया कि वहां बाढ़ की वजह से 30,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, जबकि हजारों लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हो गए। वहीं लगातार बारिश की वजह से वहां के स्कूल भी बंद कर दिए गए। साथ ही कई उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया। और ये तबाही सिर्फ चीन में नहीं दिखी, बल्कि ग्रीस में भी बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। वहां से खौफ भर देने वाली कई तस्वीरें सामने आई, जिसमें बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाता नजर आया। और वहां के स्क्याथोस में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। उसकी चपेट में जो आया वो उसी के साथ बह गया। पानी के रौद्र रूप के सामने वहां रहने वाले लोग बेबस और लाचार दिखे। वहां से आई तस्वीरों में लोगों के घरों का सामान बहता हुआ दिखाई दिया, जिसे पानी से बाहर निकालने के लिए कई लोग जद्दोजहद करते नजर आए। पानी के बीच एक गाड़ी के पहिए आधे से ज्यादा डूब गए और वो रेंगती हुई दिखाई दी। वहां का कोई कोना ऐसा नहीं था जिसे बाढ़ ने बख्शा हो। यहाँ तक कि वहां के कई रेस्टोरेंट और दुकानें भी पानी से लबालब भरी नजर आई। इस बीच बल्गेरिया में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोगों की जान मुश्किल में फंस गई। वहां के बुर्गस प्रांत में बाढ़ से हुई बर्बादी की कई डराने वाली तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक कार बाढ़ के पानी में औंधे मुंह पड़ी दिखाई दी और वहां हर तरफ पानी का कब्जा दिखाई दिया। वहां के रिहायशी इलाकों में पानी इतना ज्यादा भर गया कि सड़क, पार्क और फुटपाथ के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया। और जिन इलाकों से पानी उतर गया, वहां रहने वाले लोगों के लिए कीचड़ मुसीबत बन गया। कई इलाकों में पानी के साथ बहकर आई झाड़ियां, पेड़ पौधे और कूड़ा बिखरा हुआ दिखाई दिया। कई सड़कें टूटी हुई नजर आई। एक तस्वीर में सड़क पर एक गाड़ी दूसरी पर चढ़ी हुई दिखाई दी। भारी बारिश की वजह से वहां की नदियां उफान पर आ गईं, जिनकी रफ्तार को देखकर ऐसा लगा मानो वो सब कुछ तहस नहस करने की ठान चुकी हों। उधर तुर्की में भी बाढ़ ने कोहराम मचा दिया, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा तबाही वहां के इस्तांबुल में हुई, जहां से दिल दहला देने वाली कई तस्वीरें सामने आई।
जिनमें वहां की एक लाइब्रेरी में बाढ़ की वजह से घुटनों तक भरे पानी में कई लोग फंसे हुए नजर आए, जिसकी वजह से उनकी जान हलक में अटक गई, जिन्हें वहां की रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बाढ़ ने वहां के कई इलाकों में ऐसा तांडव मचाया जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। जो रिहायशी इलाके उसकी जद में आए वहाँ समंदर बहता नजर आया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में आधे से ज्यादा डूबी दिखी। बताया गया कि बाढ़ के पानी से घिरे वहाँ के जंगलों में कई लोग फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए सेना को भेजा गया और उनकी तलाश के लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली गई। इधर दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई, जहां कुत्ते के काटने से 15 साल के एक लड़के की मौत हो गई। शावेज नाम के उस लड़के को 1.5 महीने पहले उसके घर के पास एक कुत्ते ने काट लिया था, लेकिन उसने ये बात अपने घर वालों को नहीं बताई थी। लेकिन धीरे धीरे शावेज की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि किसी भी अस्पताल में उसका इलाज नहीं हो सका। इस घटना का एक दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें शावेज मौत से पहले अपने पिता की गोद में दर्द से तड़पता दिखाई दिया। अस्पताल में इलाज के लिए क्या कहा उन्होंने? उसके शरीर में कुत्ते के काटने की वजह से रेबीज नाम का इन्फेक्शन फैल गया था। ये एक जानलेवा वायरस है जो कुत्ते के काटने से इंसान के शरीर में फैलता है। शावेज के घर वालों के मुताबिक उनके इलाके में रहने वाली एक महिला ने कई कुत्ते पाल रखे हैं और उनमें एक कुत्ते ने उनके बेटे को काट लिया था, जिसके बाद शावेज के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। इस बीच दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक सांड 8 साल की एक बच्ची पर हमला करता दिखाई दिया। घटना उस वक्त हुई जब वो बच्ची स्कूल जा रही थी और तभी उस सांड ने अपने सींगों से उसे पटक दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो बच्ची उस सांड को बचाने के लिए भागती दिखाई दी, लेकिन उस सांड ने उस बच्ची का पीछा कर उस पर हमला कर दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गई। इस दौरान वहां कई और बच्चे मौजूद थे जो इस घटना से सहम उठे। वो भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी बीच वहां एक कुत्ता पहुंच गया, जिसने उस सांड को वहां से भगा दिया। वहां मौजूद लोगों ने इस घटना की जानकारी उस बच्ची के घर वालों को दी, जिसके बाद उस बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर तेलंगाना के रंगारेड्डी से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। वहां के कुछ इलाकों में एक नाले का गंदा पानी और केमिकल वाला झाग सड़कों और घरों में घुस गया। बताया गया कि पास की फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल नाले में मिलता है और एक दिन पहले वहां तेज बारिश भी हो गई, जिसकी वजह से नाले का पानी और झाग सड़कों के साथ लोगों के घरों में भी घुस गया। और वो भी कोई थोड़ा बहुत झाग नहीं, बल्कि सामने आई तस्वीरों में हर तरफ झाग का कब्जा नजर आया। नाले के झाग के अंबार में जमीन तो पूरी तरह ढकी गई। सामने दिख रहे एक मकान का पूरा ग्राउंड फ्लोर तक नजर आना बंद हो गया। नाले का झाग हवा में उड़कर लोगों के घरों की छतों तक पहुंच गया। लोगों ने कहा कि नाले का ऐसा गंदा पानी उनके घरों में 2-2 फीट तक भर गया। नाले की सफाई नहीं हो रहा है, इधर पूरा ठहर जा रहा पानी। लोगों ने बताया कि नाले के पानी से ज्यादा उसके झाग ने उनकी सिरदर्दी और डर बढ़ा दिया। केमिकल मिक्स हो रहा है यहाँ पे, तो केमिकल के वजह से क्या है ना, ये नाला में आके पानी वो नाला में से पूरा इधर आ रहा है। लोगों ने दावा किया कि पिछले कुछ साल से उन्हें इसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच स्पेन में एक खिलाड़ी को किस करने के विवाद के बाद वहां की महिला फुटबॉल टीम के लिए पहली बार किसी महिला कोच को नियुक्त किया गया। पिछले महीने ही स्पेन की महिला फुटबॉल टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा था और इस जीत के बाद स्पेन फुटबॉल संघ के अध्यक्ष ने अपनी टीम की एक खिलाड़ी को होठों पर किस कर लिया था, जिस पर खूब हंगामा हुआ। एक रोज पहले ही स्पेन के कई शहरों में फुटबॉल संघ के अध्यक्ष लुइस रुबियालेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुए। बार्सिलोना समेत कई शहरों में सड़कों पर उतरे लोगों ने लुइस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लुइस रुबियालेस पिछले महीने तब विवादों में आ गए थे जब उन्होंने स्पेन के वर्ल्ड कप जीतने के बाद महिला फुटबॉल टीम की खिलाड़ी जेनी हर्मोसो को होठों पर किस कर लिया था। इस विवाद के बाद स्पेन को पहली बार महिला कोच मिली और इस पद पर स्पेन की पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी मोंसे तोमे को नियुक्त किया गया। उधर सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर चर्चा में आई महसा अमीनी के चाचा को वहां की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ईरान में हिजाब ठीक से न पहनने की वजह से वहां की पुलिस ने पिछले साल सितंबर में महसा अमीनी को गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तारी के 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई थी, जिससे ईरान में हिंसा की आग भड़क गई थी। जगह जगह लोगों ने वहां की सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किए थे। ईरान में भड़की हिंसा के बाद महसा अमीनी पूरी दुनिया में हिजाब के खिलाफ आंदोलन का चेहरा बन गई। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक ईरान सरकार को महसा अमीनी की मौत के 1 साल होने के मौके पर हिंसा भड़कने का डर था। इसी वजह से पुलिस ने उनके चाचा को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। इस गिरफ्तारी के बाद ईरान में एक बार फिर कुछ इलाकों में तनाव बढ़ गया। उनके समर्थकों ने दावा किया कि पिछले 1 साल से ईरान की सरकार महसा अमीनी के चाचा की हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। उधर रूस और चीन से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका अपनी परमाणु तैयारियों को परखने में जुट गया। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक वहां की वायुसेना ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया और अपने दुश्मनों को दिखा दिया कि अमेरिका भी लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। न्यूक्लियर हमले करने में सक्षम अमेरिका की मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो करीब 13,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक वहां की वायुसेना ने मिनटमैन 3 को कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया
जो पूरी तरह सफल रहा। दावा किया गया कि इस टेस्ट के जरिए अमेरिका ने परमाणु धमकियां देने वाले अपने दुश्मनों को बता दिया कि जंग के मैदान में वो किसी को भी धूल चटाने की ताकत रखता है। इधर तमिलनाडु के सेलम में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसका रोंगटे खड़े कर देने वाला एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार गाड़ी सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में पीछे से टक्कर मारती नजर आई। वो टक्कर इतनी भयंकर थी कि उस गाड़ी के परखचे उड़ गए, जबकि उस ट्रक का ड्राइवर हादसे के बाद अपना ट्रक लेकर वहां से चला गया। बताया गया कि हादसे के वक्त उस गाड़ी में 8 लोग सवार थे, जिनमें एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए। हादसे के बाद उस हाईवे पर हाहाकार मच गया, जिसके बाद पुलिस ने घायलों का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। इस बीच हरियाणा के सोनीपत में एक पूर्व सरपंच की हत्या से सनसनी फैल गई। उनके परिवार ने आरोप लगाया कि चुनावी रंजिश की वजह से गांव के ही कुछ लड़कों ने उनकी हत्या की साजिश रची और उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जिससे गुस्साए परिवार ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और सड़क पर जाम लगा दिया। कई घंटों तक चले हंगामे के बाद कई आला अधिकारी वहां पहुंचे और परिवार वालों को शांत करवाकर रास्ता खुलवाया। पूर्व सरपंच के परिवार ने आरोप लगाया कि चुनावी रंजिश की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया और घर के सामने ही उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। परिवार के मुताबिक चुनावी रंजिश की वजह से गाँव में ही रहने वाले एक लड़के से पहले भी उनका कई बार झगड़ा हुआ था। घर वालों ने 10 और 11 आदमियों के नाम लिखवाए हैं, जिनमें करण लड़का मेन है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। उधर अमेरिका में कोरोना ने फिर से दहशत फैला दी। वहां एक हफ्ते में हजारों लोग अस्पताल में भर्ती हो गए। हालात ऐसे हो गए कि इस साल जनवरी के बाद अमेरिका में कोरोना के मरीजों की संख्या सबसे अधिक हो गई। नौबत यह आ गई कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना के लिए नई वैक्सीन बनाने के लिए और फंड की मांग कर दी, क्योंकि अमेरिकी वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां इस बार कोरोना के 2 नए वेरिएंट ने लोगों को बीमार किया। नतीजा ये हुआ कि इस साल जनवरी महीने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या सबसे अधिक हो गई और करीब 17,000 लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी कि उन लोगों पर खतरा ज्यादा है जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी। हालांकि जो बाइडेन ने जिस नई वैक्सीन के लिए फंड मांगा वो तैयार होने पर उन सभी लोगों को भी लगेगी जो पहले से वैक्सीन लगवा चुके हैं। उधर G20 समिट में शामिल होने के लिए भारत आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना के नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि उनकी पत्नी जिल बाइडेन कोरोना पॉजिटिव हो गई, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का भी टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। जिसके बाद यह साफ हो गया कि जो बाइडेन G20 समिट में शामिल होने के लिए भारत आएंगे। जिसके बाद व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी किया गया, जिसमें जानकारी दी गई कि भारत दौरे पर जो बाइडेन कोरोना नियमों का पालन करेंगे। यह ऐलान जिल बाइडेन के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आने के बाद किया गया, जिसमें व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बार नहीं 2-2 बार कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसलिए उनके भारत और वियतनाम दौरे में कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि इस दौरान वो कोरोना के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे। उधर G20 समिट के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के भारत दौरे से पहले अमेरिका ने चीन पर निशाना साधा। अमेरिका के NSA ने G20 में चीन की भूमिका पर उंगली उठाई। उनका यह बयान ऐसे समय आया जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भारत दौरा रद्द हो चुका है और चीन के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि अब उसकी ओर से G20 समिट में चीन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। यानी भारत में होने वाली जिस G20 समिट में अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों के सबसे बड़े नेता आएंगे, उसमें चीन की ओर से शी जिनपिंग शिरकत नहीं करेंगे। माना जा रहा है कि अमेरिकी NSA जेक सलिवन ने इसी ओर इशारा किया और बाइडेन ने भारत आने से पहले चीन की भूमिका पर सवाल उठा दिया। If China wants to come in and play the role of spoiler, of course that option is available to them. अमेरिकी NSA ने यह बयान देते हुए भारत और चीन के रिश्ते की भी बात छेड़ दी, क्योंकि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की वजह से तनाव है। इधर जयपुर में कांग्रेस बैठक में भारत माता की जय के नारे पर हुए विवाद पर बीजेपी सड़कों पर उतर आई। बीजेपी की यूथ विंग BJYM के कार्यकर्ता अपना विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए। एक दिन पहले पार्टी में टिकट बंटवारे से जुड़ी कांग्रेस पार्टी की बैठक में पार्टी ऑब्जर्वर आराधना मिश्रा ने भारत माता की जय का नारा लगाने पर आपत्ति जताई थी, जिसके विरोध में बीजेपी की यूथ विंग BJYM के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। उन्होंने मार्च निकाला, जिसे रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं रुके। इस चक्कर में पुलिस से उनकी धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद उन लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए पुतला फूंका। ये सारा बवाल पार्टी ऑब्जर्वर आराधना मिश्रा के उस बयान की वजह से हुआ, जिसमें उन्होंने भारत माता की जय के नारे पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने एक दिन पहले पार्टी दफ्तर में हुई बैठक में कार्यकर्ताओं को ये नारा लगाने से रोका था। इस बीच पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने विपक्षी गठबंधन को अपना नाम बदलने की नसीहत दे डाली। 2024 की तैयारियों में जुटे विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा है, INDIA, जिस पर बीजेपी ने लगातार उसे घेरा। इसी बीच राष्ट्रपति भवन की ओर से 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण भेजे गए।
जिसके बाद इंडिया बनाम भारत से जुड़ी बहस छिड़ गई, जिसमें पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी अपनी राय रख दी और सोशल मीडिया पर विपक्ष को नसीहत दी कि वो खुद को इंडिया नहीं बल्कि भारत बुलाए। उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की मिसाल भी दी। राष्ट्रपति भवन की ओर से G20 डिनर के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण भेजे गए थे। सहवाग ने इस मुद्दे पर भी अपनी राय रखी थी। इधर उत्तराखंड में विधानसभा सत्र के दौरान खानपुर सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का अनोखा अंदाज देखने को मिला। सत्र में किसानों की परेशानी का मुद्दा उठाने के लिए वो ट्रैक्टर पर गन्ने की खराब फसल लेकर विधानसभा पहुंच गए, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में राज्य में हुई भारी बारिश की वजह से काफी फसल बर्बाद हो गई और इसीलिए वो उन गन्नों को अपने साथ विधानसभा के अंदर ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें पुलिस अधिकारी ने बाहर ही रोक लिया और उनसे वो गन्ने छीनने की कोशिश की। पुलिस अधिकारियों की काफी कोशिश के बाद सुरक्षा का हवाला देने पर विधायक उमेश कुमार गन्ने छोड़ने को राजी हुए। ये सड़ी हुई फसल इस सदन और सरकार को दिखाने के लिए आया हूँ, ताकि हो सकता है इनकी थोड़ी आंखों में शर्म आ जाए। उमेश कुमार के मुताबिक वो सदन में किसानों का मुद्दा उठाना चाहते थे, जिससे राज्य के पीड़ित किसानों को सरकार से कुछ आर्थिक मदद मिल सके। उधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमला कर पाकिस्तान के 6 सैनिकों को ढेर करने का दावा किया। 31 अगस्त को भी इसी इलाके में TTP ने पाकिस्तानी सेना के एक सुरक्षा काफिले को निशाना बनाया था, जिसमें 9 सैनिकों की मौत हो गई। और एक बार फिर TTP के आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना के एक कैंप को निशाना बनाया। इस बार यह हमला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल जिले में किया गया। TTP का दावा है कि उसके इस हमले में 6 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। यही नहीं, TTP ने पाकिस्तानी सेना की 2 चेकपोस्ट पर भी कब्जा करने का दावा किया। हालांकि पाकिस्तान ने TTP के इस दावे को खारिज कर दिया, क्योंकि नवंबर 2022 में पाकिस्तान की सरकार के साथ समझौता टूटने के बाद से TTP ने वहां के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस आतंकी संगठन को पाकिस्तान का तालिबान भी कहा जाता है, जिसका मकसद पाकिस्तानी सरकार को उखाड़ फेंकना है। इस बीच पाकिस्तान में 45 महिलाओं का रेप करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक इरफान गफूर मेमन नाम का वो आरोपी कराची के एक स्कूल का प्रिंसिपल था, जिस पर उसी स्कूल की 45 से ज्यादा महिलाओं का रेप कर उनके अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर डालने का आरोप लगा। जिसके बाद कराची के उस स्कूल के प्रिंसिपल इरफान गफूर मेमन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले कई महिलाओं ने उनके आपत्तिजनक वीडियो इंटरनेट पर होने की शिकायत दर्ज कराई और जांच में पता चला कि वो सभी महिलाएं अलग अलग वक्त पर कराची के उस स्कूल से संबंधित थी। जिसके बाद उस स्कूल के प्रिंसिपल की कलई खुल गई और पुलिस ने उसे धर दबोचा। उस आरोपी ने पकड़े जाने के बाद पुलिस के सामने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। सदा मौत दी जाए मुझे। पुलिस के मुताबिक इन वीडियो को इंटरनेट पर एक महिला टीचर ने अपलोड किया, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगा दी गई। इधर पाकिस्तान में 4 लोगों को ईश निंदा के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक उन चारों लोगों पर पैगंबर मोहम्मद और कुरान के अपमान का आरोप लगा, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद और कुरान के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट की, जिसके बाद रावलपिंडी की एक अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस मामले में एक और संदिग्ध को 7 साल की सजा सुनाई गई, जबकि 20 साल के उन चारों आरोपियों को मौत की सजा सुना दी गई। आरोप है कि उन चारों ने फेसबुक पर कुरान के खिलाफ अपमानजनक बातें लिखी, जिसके बाद पाकिस्तान के ईश निंदा कानून के तहत उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया। उधर जापान के मीडिया ने दावा किया कि चीन के हालात के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग को उनकी ही पार्टी के कुछ बुजुर्ग नेताओं ने फटकार लगा दी। चीन की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के लिए उनकी पार्टी के बुजुर्ग नेताओं ने शी जिनपिंग सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार माना और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। जापान के एक अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बुजुर्ग नेताओं ने शी जिनपिंग को चेतावनी दे दी और 2 टूक कह दिया कि अगर चीन में राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल ऐसे ही चलती रही तो उनकी पार्टी जनता का समर्थन खो देगी। जापान के मीडिया के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पुराने नेताओं ने शी जिनपिंग से साफ शब्दों में कह दिया कि उनके तरीकों से देश नहीं चलने वाला। शी जिनपिंग 2012 में चीन के राष्ट्रपति बने थे और तभी से वहाँ की सत्ता पर उनका राज है। हालांकि इससे पहले कई बार वो अपने विरोधियों के निशाने पर रह चुके हैं, लेकिन पहली बार उनकी ही पार्टी के नेताओं ने उन पर सवाल उठा दिए। इधर चीन के राजदूत के खिलाफ बोलते ही नेपाल के काठमांडू में वहां की सरकार के एक पूर्व मंत्री पर जानलेवा हमला हो गया। नेपाल सरकार में पूर्व मंत्री महेंद्र यादव ने नेपाल और भारत के रिश्तों पर दिए चीन के राजदूत के बयान की आलोचना की। नेपाल यात्रा पर पहुंचे चीन के राजदूत ने भारत से अच्छे रिश्ते रखने वाले नेपाल की विदेश नीति को बेकार बताया था और उनके इसी बयान के खिलाफ नेपाल सरकार के पूर्व मंत्री महेंद्र यादव ने आपत्ति जताई, जिसके बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार के भेष में मौजूद एक आदमी ने उनकी गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर दिया। इस हमले के बाद का जो वीडियो सामने आया उसमें नेपाल सरकार के पूर्व मंत्री महेंद्र यादव के समर्थक उन्हें कार में बैठाकर अस्पताल ले जाते दिखाई दिए। इस दौरान उनकी गर्दन से खून बहता नजर आया। हालांकि उस आदमी के हमला करते ही पुलिस ने उसे धर दबोचा, जिससे पूर्व मंत्री महेंद्र यादव की जान बच गई। हालांकि गर्दन पर हुए जानलेवा वार से उनका काफी खून बह गया, जिसकी वजह से उनकी हालत नाजुक बताई गई। इस बीच मध्य प्रदेश के दमोह से कोर्ट परिसर में मारपीट का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। बताया गया कि वहां 2 पक्ष जमीन विवाद के एक मामले में कोर्ट में इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद उनके बीच कहासुनी शुरू हो गई
और मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें 2 आदमी एक दूसरे को थप्पड़ मारते नजर आए। इस दौरान दोनों ने गाली गलौज शुरू कर दी। उन्हें हाथापाई करता देखकर ऐसा लगा मानो उन पर खून सवार हो। ये झगड़ा यही नहीं रुका, उनमें एक आदमी ने तो मारने के लिए कुर्सी तक उठा ली, जिसके बाद वहां खड़े लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की और किसी तरह उससे कुर्सी छीन ली। लेकिन इसके बावजूद वो वहां खड़े दूसरे आदमी को मारने के लिए दौड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद लोगों ने बीच बचाव किया और उन दोनों को कोर्ट परिसर से बाहर निकाल दिया। इधर महाराष्ट्र के रायगढ़ से बस में आग लगने का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां के खारगर इलाके में अचानक एक चलती बस में आग लग गई, जिसके बाद उस बस के ड्राइवर ने उसे रोक दिया और उसमें बैठे यात्री नीचे उतर गए। लेकिन बस में लगी आग देखते ही देखते भीषण हो गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। वहां से सामने आए वीडियो में आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। घटना की जानकारी मिलते ही हादसे की जगह पर फायर ब्रिगेड की एक टीम पहुंच गई और उसने आग बुझाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आग इतनी भयंकर थी कि उस पर काबू पाना काफी मुश्किल हो गया। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद बस में लगी आग बुझा ली गई, लेकिन तब तक बस जलकर राख हो गई। उधर यूपी के कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जिसमें यात्रियों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। बताया गया कि ड्राइवर को झपकी आने की वजह से वो बस रेलिंग तोड़कर हाईवे से नीचे गिर गई, जिसके बाद उस बस में मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई, क्योंकि जैसे ही वो बस नीचे गिरी उसमें सवार कुछ लोग उससे बाहर गिर गए, जबकि जो लोग अंदर फंसे थे वो भी बुरी तरह घायल बताए गए। हालांकि पुलिस और राहत बचाव टीम ने उसमें फंसे लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करा दिया। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार हुई वो बस गोरखपुर से दिल्ली जा रही थी और उसमें करीब 60 यात्री सवार थे, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक बस ड्राइवर को झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ और वो बस रेलिंग तोड़कर नीचे गिर गई। इस बीच अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर लैंडर विक्रम के उतरने वाली जगह की तस्वीर शेयर की। पिछले महीने की 23 तारीख को लैंडर विक्रम ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया था। और जिस जगह पर लैंडर उतरा था, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने उसी जगह की तस्वीर शेयर की। ये तस्वीर चांद की कक्षा में घूम रहे नासा के LRO यानी लूनर रिकॉनेसांस ऑर्बिटर ने 27 अगस्त को खींची थी। नासा ने इस तस्वीर में लैंडर विक्रम को चिन्हित किया हुआ। नासा की तरफ से यह दावा किया गया कि लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से करीब 600 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इससे पहले भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने एक रोज पहले 5 सितंबर को लैंडर की 3D फोटो शेयर की थी। ये तस्वीर रोवर प्रज्ञान ने लैंडर से 15 मीटर की दूरी से ली थी। इस वक्त लैंडर और रोवर स्लीप मोड में है, मतलब उन्होंने चांद पर काम करना बंद कर दिया है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि 22 सितंबर को लैंडर फिर से काम करना शुरू कर सकता है। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस और बेलारूस से बढ़ते खतरों के बीच पोलैंड ने अमेरिका से बेहद ताकतवर रेडार सिस्टम खरीदने की डील कर ली। जंग में यूक्रेन की मदद करने की वजह से पोलैंड को रूस से कई बार धमकी मिल चुकी है और इसीलिए पोलैंड अपनी सीमाओं की किलेबंदी में जुट गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पोलैंड ने अमेरिका के साथ LTAMDS यानी लोअर टियर एयर एंड मिसाइल डिफेंस सेंसर्स खरीदने की डील कर ली। अमेरिका का यह आधुनिक रेडार सिस्टम बेहद ताकतवर माना जाता है, जो आसमान में दुश्मन के लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों का भी पता लगा सकता है। इसीलिए पोलैंड ने अमेरिका से 12 LTAMDS खरीदने का सौदा कर लिया, ताकि रूस और बेलारूस के खतरों से वो अपनी सीमाओं की हिफाजत कर सके। इस बीच चीन ने सरकारी कर्मचारियों के आईफोन और दूसरे विदेशी ब्रांड के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। वहां के कर्मचारियों को यह निर्देश दिए गए कि वो दफ्तर में आईफोन और दूसरे विदेशी उपकरण न लाएं। और इसके साथ ही चीन की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को देश में बने फोन का ही इस्तेमाल करने का आदेश जारी कर दिया। हालांकि नए आदेश के तहत चीन ने आईफोन के अलावा किसी और ब्रांड का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि चीन इस फैसले से अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाने की फिराक में है, क्योंकि आईफोन बनाने वाली एप्पल अमेरिकी कंपनी है और अमेरिका के बाद चीन ही इस कंपनी का सबसे बड़ा बाजार है। ऐसे में चीन के फैसले से इस कंपनी के साथ साथ अमेरिका को भी बड़ा झटका लग सकता है और यही चीन चाहता है, क्योंकि ताइवान समेत कई दूसरे मुद्दों पर चीन और अमेरिका के बीच इन दिनों तनाव चरम पर है। इस बीच बिहार पुलिस ने दावा किया कि पुलिस की मुस्तैदी की वजह से वहां के एक ATM में रखे 3 करोड़ रुपए लुटने से बच गए। पुलिस के मुताबिक कई बदमाश मिलकर उस ATM को गैस कटर से काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने दावा किया कि लूट होने से पहले ही पुलिस वहां पहुंच गई और उस ATM में रखे 3 करोड़ रुपए बदमाशों के हाथ लगने से बच गए। पुलिस ने बताया कि वहां से 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए उन दोनों बदमाशों की निशानदेही पर बाद में पुलिस ने उनके 2 और साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। 3 CR जो है वो अमाउंट जो है उसमें रखा गया था। आरोपियों के पास से पुलिस को गैस कटर, सिलेंडर, कई मोबाइल फोन और अन्य सामान भी बरामद हुआ। पुलिस ने दावा किया कि इन सभी बदमाशों का एक बड़ा गिरोह है, इसीलिए पुलिस उस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुट गई। उधर हैदराबाद से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। वहां प्रगति नगर इलाके में खुले सीवर में गिरने की वजह से 4 साल के एक बच्चे की जान चली गई और इस दर्दनाक हादसे का एक CCTV वीडियो भी सामने आया। और जो CCTV वीडियो सामने आया उसमें वो बच्चा एक बुजुर्ग आदमी के पीछे चलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन कुछ ही देर में खेलने के दौरान वो खुले सीवर में गिरता नजर आया,
जिसकी खबर लगते ही उसके परिवार में हड़कंप मच गया। वहीं इस दर्दनाक हादसे के बाद राहत का काम करने वाली टीम हैदराबाद के प्रगति नगर इलाके में पहुंची और वहां तलाशी अभियान चलाया, लेकिन करीब 6 घंटे तक चले तलाशी अभियान के दौरान उस बच्चे का शव बरामद किया गया, जिसके बाद उसके परिवार वालों ने प्रशासन पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगा दिया। इस बीच शेयर बाजार में तेजी का दौर जारी रहा। सेंसेक्स और निफ्टी लगातार तीसरे दिन हरे निशान पर बंद हुए। हालांकि रियल एस्टेट और मेटल के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन फिर भी बाजार हरे निशान पर ही कारोबार करता रहा। बाजार बंद होने के वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 100 अंक चढ़कर 65,880 पर बंद हुआ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 36 अंक चढ़कर 19,611 पर बंद हुआ। इस दौरान ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी और फार्मा के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई। उधर सीरिया में हिंसा पीड़ितों की मदद करने वाले संगठन सीरिया सिविल डिफेंस ने रूस पर उसके लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। सीरिया सिविल डिफेंस वो संगठन है जो करीब 10 साल से सीरिया में गृह युद्ध की मार झेल रहे लोगों की मदद करता है, लेकिन सीरिया की बशर अल असद सरकार इस संगठन को पश्चिमी देशों के हाथों की कठपुतली मानती है, जबकि रूस सीरिया की बशर अल असद सरकार का समर्थन करता है। और यही वजह रही कि सीरिया के उत्तरी इलाके के इदलिब प्रांत में हुए भयंकर हमले का कनेक्शन रूस से जोड़ दिया गया। रूस में हिंसा पीड़ितों की मदद करने वाले संगठन सीरिया सिविल डिफेंस ने खुलकर आरोप लगाया कि यह बमबारी रूस ने की, जिसमें उसके कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। हमले की जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुछ लोग बमबारी से बचने के लिए भागते नजर आए। सीरिया सिविल डिफेंस ने दावा किया कि ये लोग उसके संगठन से जुड़े हैं जो उत्तरी सीरिया में रूस के हवाई हमलों की मार झेल रहे लोगों की मदद करने डटे हुए थे। यही नहीं, संगठन ने दावा किया कि हमले में पत्रकारों को भी निशाना बनाया गया। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक समर्थक को कैपिटल हिल हिंसा मामले में 22 साल की सजा सुना दी गई। उस पर 6 जनवरी 2021 को अमेरिका के कैपिटल हिल में हिंसा फैलाने के आरोप में देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था, जिसमें दोषी पाए जाने के बाद उसे 22 साल जेल में रहने की सजा सुना दी गई, जो कैपिटल हिल हिंसा मामले में अब तक की सबसे बड़ी सजा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस मामले में 1100 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किए गए थे। पिछले हफ्ते भी एक आरोपी को दोषी पाए जाने के बाद इस मामले में 18 साल की सजा सुनाई गई थी। अमेरिका में 2020 में हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में उस वक्त के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हार हो गई थी, जिसके बाद उनके समर्थकों ने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन के कैपिटल हिल इलाके में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की थी। कैपिटल हिल इलाके में ही अमेरिका का संसद भवन समेत कई दूसरी महत्वपूर्ण सरकारी इमारतें हैं। इसी मामले में ही ट्रंप पर भी विद्रोह भड़काने, साजिश रचने और देश को धोखा देने के आरोप लगे थे। उधर यूरोप के देश इटली के फ्लोरेंस शहर में 16वीं सदी की नेपच्यून की एक मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में जर्मनी के एक पर्यटक को हिरासत में ले लिया गया। नेपच्यून को रोम के लोग समुद्री देवता के रूप में पूजते हैं, लेकिन आरोप लगे कि उस पर्यटक ने नेपच्यून की मूर्ति के कुछ हिस्सों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो पर्यटक नेपच्यून की उस मूर्ति के किनारे बनी रेलिंग को लांघकर उसके पास जाता नजर आया। अंदर घुसते ही वो छलांग लगाकर नेपच्यून की मूर्ति के ऊपर चढ़ गया। इसके बाद उसने वहां बैठकर तसल्ली से सेल्फी ली, लेकिन तभी अलार्म बजने के दौरान वो वहां से भाग निकला। फ्लोरेंस शहर के मेयर के मुताबिक उस पर्यटक के भागने के दौरान नेपच्यून की मूर्ति के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा। नेपच्यून को रोम के लोग समुद्री देवता के रूप में पूजते हैं। हालांकि बाद में वहां की पुलिस ने उस आरोपी पर्यटक को हिरासत में ले लिया। इधर ब्रिटेन में हाल ही में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के ठप होने के मामले की जांच के दौरान यह पता चला कि इसके पीछे की वजह सॉफ्टवेयर में हुई एक मामूली गड़बड़ी थी। ये घटना 28 अगस्त को हुई थी, जिसकी वजह ये सैकड़ों उड़ानों को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि ब्रिटेन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम नैट्स यानी नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विस ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी आसमान में उड़ रहे विमानों को हादसे से बचाने में बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ही रनवे से उड़ान भरने और जमीन पर उतरने के दौरान प्लेन को रास्ता दिखाता है। लेकिन 28 अगस्त को ब्रिटेन के इसी सिस्टम के फेल होने से वहां हाहाकार मच गया था। यहाँ तक कि हादसों से बचने के लिए ब्रिटेन की एयर स्पेस तक बंद कर दी गई थी। इस घटना की जांच के बाद ये जानकारी दी गई कि विमानों को कंट्रोल करने वाले सॉफ्टवेयर सिस्टम में गलती की वजह से ब्रिटेन में इतना बड़ा संकट खड़ा हुआ था। रिपोर्ट में बताया गया कि एयर ट्रैफिक सॉफ्टवेयर दुनिया के नक्शे पर 2 जगहों के बीच भ्रमित हो गया, जो एक दूसरे से 7000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर थी। इसी गड़बड़ी की वजह से पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम ही ठप हो गया था। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन में अमेरिका के परमाणु बमों की तैनाती की तैयारी पर रूस इतना ज्यादा भड़क गया कि उसने अमेरिका को चेतावनी दे डाली, क्योंकि दावा किया गया कि अमेरिका करीब 15 साल बाद एक बार फिर ब्रिटेन में अपने परमाणु बमों को तैनात कर सकता है, और इसीलिए रूस अमेरिका पर बुरी तरह भड़क गया। क्योंकि अगर अमेरिका ने ब्रिटेन में अपने परमाणु बम तैनात कर दिए तो रूस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रूस के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन को हथियारों की मदद करते आए हैं, जिसके लिए पुतिन कई बार धमकी दे चुके हैं। लेकिन अब जब पश्चिमी मीडिया में ऐसी खबरें आई कि अमेरिका ने ब्रिटेन में अपने परमाणु हथियार तैनात करने की तैयारी कर ली, तो रूस भड़क गया, क्योंकि ब्रिटेन से रूस की दूरी काफी कम है। यहाँ परमाणु बमों की तैनाती का मतलब होगा कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर रूस को आसानी से निशाने पर ले पाएगा। इसीलिए रूस ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे डाली।
इस बीच अमेरिका ने उत्तर कोरिया को धमकी दी कि अगर उसने रूस को हथियार दिए तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने साफ कह दिया कि अगर किम जोंग उन ने रूस को हथियार दिए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उनका यह बयान तब सामने आया जब ऐसी खबरें आई कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन पुतिन से मिलने के लिए जल्द ही रूस का दौरा कर सकते हैं और इस दौरे पर रूस और उत्तर कोरिया के बीच हथियारों की बड़ी डील हो सकती है। इसीलिए अमेरिका ने उत्तर कोरिया को अभी से आंख दिखा दी ताकि अगर किम जोंग उन रूस का दौरा करें तो उन्हें अमेरिका की चेतावनी अच्छे तरीके से याद रहे, क्योंकि उत्तर कोरिया ने अगर रूस को हथियार दिए तो यूक्रेन जंग और ज्यादा भीषण हो जाएगी। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने हाल ही में उत्तर कोरिया का दौरा किया था, जिसके बाद ऐसी खबरें आई थी कि उनका ये दौरा हथियार पाने के लिए ही था। इसीलिए अमेरिका ने उत्तर कोरिया को ये धमकी दे डाली कि अगर उसने हथियार दिए तो इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। उधर ऑस्ट्रेलिया में 3 नाविकों को शार्क से बचाए जाने की खबर दुनिया भर की सुर्खियां बन गई। रूस और फ्रांस के वो तीनों नाविक ऑस्ट्रेलिया के पास समंदर में यात्रा कर रहे थे, तभी एक शार्क ने उनकी नाव पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उनकी नाव का कुछ हिस्सा टूट गया और वो समंदर में डूबने लगी। हालांकि वक्त रहते तीनों नाविकों ने मदद के लिए अलर्ट मैसेज भेज दिया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तट पर तैनात ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम सेफ्टी अथॉरिटी की एक टीम बड़ी नाव के साथ वहां पहुंची और तीनों को सुरक्षित बचा लिया। ऑस्ट्रेलिया के एक अधिकारी ने बताया कि वो छोटी नाव ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तट से करीब 800 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में डूब रही थी। शार्क के हमले से नाव का अगला हिस्सा पूरी तरीके से टूट चुका था और उसमें पानी भर रहा था। हालांकि समय रहते रूस और फ्रांस के तीनों नाविकों को बचा लिया गया। इस बीच सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया ने दावा किया कि रूस से नाराज अर्मेनिया अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास करेगा। अर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने इस सैन्य अभ्यास का फैसला ऐसे वक्त में लिया जब अजरबैजान के साथ उसका तनाव एक बार फिर बढ़ गया और उसने रूस पर किसी तरह की मदद नहीं करने का आरोप लगा दिया। 2 दिन पहले अर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने 2 टूक कहा कि रूस के साथ 1991 में हुए सैन्य समझौते का उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। अर्मेनिया ने आरोप लगाया कि रूस ने अजरबैजान के खिलाफ लड़ाई में किसी तरह से साथ नहीं दिया। हालांकि इसके तुरंत बाद रूस की तरफ से भी सफाई सामने आई, लेकिन अर्मेनिया ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए रूस के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका की तरफ हाथ बढ़ा दिया। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया ने दावा किया कि अर्मेनिया और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास 11 से 20 सितंबर तक चलेगा, जिसमें दोनों देशों के सैनिक खतरनाक हथियारों और टैंकों के साथ हिस्सा लेंगे। उधर जंग के बीच यूक्रेन को नया रक्षा मंत्री मिल गया। यूक्रेन की संसद ने नए रक्षा मंत्री के रूप में रुस्तम उमरov के नाम पर मोहर लगा दी। इसी हफ्ते यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पूर्व रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव को भ्रष्टाचार के आरोप के बाद पद से हटा दिया था। लेकिन यूक्रेन को अब नया रक्षा मंत्री मिल गया। रुस्तम उमरov यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री बनाए गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रुस्तम उमरov ने रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के इलाकों से लोगों को निकलवाने में अहम भूमिका निभाई थी। यूक्रेन में रुस्तम उमरov की गिनती तेज-तर्रार नेताओं में की जाती है। इसलिए जेलेंस्की ने उनको रक्षा मंत्री बनाने का फैसला किया। यूक्रेन जंग को करीब 19 महीने हो चुके हैं, मगर जंग अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक नए रक्षा मंत्री के साथ मिलकर जेलेंस्की रूस पर जोरदार पलटवार की तैयारी में जुट गए। इस बीच अमेरिका में रेप के गलत केस में फंसे 72 साल के एक शख्स को 47 साल बाद राहत मिली। उन्हें डीएनए जांच के बाद मिले सबूतों के आधार पर बरी कर दिया गया। लेनर्ड मैक नाम के इस शख्स को उस मामले में पहली बार 1975 में गिरफ्तार किया गया था और करीब 47 साल बाद जब अदालत ने लेनर्ड मैक को बरी किया तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो हंसते हुए बाहर आए और अपने रिश्तेदारों के गले मिले, क्योंकि 1975 में लेनर्ड मैक को एक नाबालिग के रेप के गलत आरोप में गिरफ्तार किया गया था। क्योंकि न्यूयॉर्क के ग्रीनबर्ग इलाके में पुलिस को एक अश्वेत शख्स की तलाश थी और उसी चक्कर में उसने करीब 2.5 घंटे की तलाश के बाद घटना वाली जगह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने करीब 7.5 साल जेल भी काटी, क्योंकि 1975 में डीएनए सबूतों का अभाव था। लेकिन 47 साल बाद डीएनए रिपोर्ट ने सारी बाजी ही पलट दी और रेप के केस में फंसे 72 साल के बेगुनाह को राहत मिल गई। इधर इंडोनेशिया के बाली से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला एक ऐसा हादसा हुआ कि पूरी दुनिया में वो खबर बन गया। वहां 100 मीटर की ऊंचाई से एक लिफ्ट गिर गई और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि वो लिफ्ट 100 मीटर की ऊंचाई से इतनी तेजी से गिरी कि वहां मौजूद लोगों की सांसें अटक गई। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग उस लिफ्ट में चढ़ते नजर आए। जब वो लोग उस लिफ्ट के अंदर पहुंच गए, इसके बाद वो लिफ्ट ऊपर की तरफ जाने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन करीब 100 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वो लिफ्ट अचानक जमीन पर आ गिरी। वो लिफ्ट ऊंचाई से इतनी तेजी से गिरी कि वो उछलकर काफी दूर जा पहुंची। हादसे के वक्त उस लिफ्ट में 5 लोग सवार थे, जिनकी इस घटना में मौत हो गई। उधर दुनिया भर में क्लस्टर हथियारों पर प्रतिबंध की मांग करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने दावा किया कि यूक्रेन में क्लस्टर बम ने सीरिया से भी ज्यादा तबाही मचाई। रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि यूक्रेन में साल 2022 में क्लस्टर बम से किए गए हमलों में 300 से ज्यादा लोग मारे गए और 600 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जिसका मतलब यह कि क्लस्टर बमों ने यूक्रेन में भयानक तबाही मचाई। क्लस्टर हथियारों पर बैन की मांग करने वाली संस्था क्लस्टर म्यूनिशंस कोalition कैंपेन ग्रुप ने दावा किया कि क्लस्टर बम से किए गए हमलों में यूक्रेन सबसे ज्यादा मौत के मामले में सीरिया से आगे निकल गया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में 2022 में क्लस्टर बम से हमले में 300 से ज्यादा लोग मारे गए और 600 से ज्यादा घायल हुए।
जबकि सीरिया में क्लस्टर बम की चपेट में आने से 15 लोगों की जान गई और 75 लोग घायल हुए। क्लस्टर बम एक ऐसा हथियार है जिसे हवा में दागने पर कई छोटे छोटे बम निकलते हैं जो भयानक तबाही मचाते हैं। सीएमसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन दोनों ने ही जंग में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया। इधर भारत और नेपाल की बढ़ती नजदीकी से बौखलाए चीन ने दोनों देशों की बरसों पुरानी दोस्ती में दरार डालने के लिए अपने राजदूत को ही उतार दिया। बीते कुछ वक्त से चीन अपने राजनयिकों के जरिए नेपाल की राजनीति में काफी ज्यादा दखल दे रहा है, मगर इस बार तो नेपाल में चीन के राजदूत ने कूटनीति के सभी कायदों को धत्ता बता दिया और काठमांडू में एक कार्यक्रम के दौरान नेपाल को भारत के खिलाफ खूब भड़काया ताकि नेपाल को भारत से दूर करके चीन उसे अपना मोहरा बना सके। भारत और नेपाल के रिश्ते काफी गहरे हैं और हाल ही में दोनों देशों के बीच एक बिजली डील हुई है। इसी बात से चीन ऐसा चिढ़ा कि नेपाल में उसके राजदूत ने कार्यक्रम में खुलेआम भारत के खिलाफ नेपाल के कान भरे। उन्होंने बयान दिया कि पिछले साल नेपाल ने भारत को जितनी बिजली एक्सपोर्ट की उससे ज्यादा तो इंपोर्ट कर ली, इसलिए भारत के साथ व्यापार नेपाल के लिए फायदे का सौदा नहीं। उस कार्यक्रम में नेपाल की संसद के स्पीकर भी थे, इसलिए चीन के राजदूत ने अपने देश को नेपाल का हितैषी दिखाने की कोशिश की। उधर चीन ने इंडोनेशिया में हो रही दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान की बैठक में नए शीत युद्ध की चेतावनी दे दी। वैसा ही शीत युद्ध जैसा अमेरिका और तब के सोवियत संघ के बीच करीब 50 साल तक चला था। उस युद्ध में गोला बारूद तो इस्तेमाल नहीं हुआ था, मगर दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे। चीन ने वैसे ही शीत युद्ध की धमकी दी और दावा किया कि अगर दक्षिण चीन सागर से अमेरिका पीछे नहीं हटा तो दुनिया दो धड़ों में बंट जाएगी और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जिम्मेदार होगा। इंडोनेशिया में हो रही दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान की बैठक में चीन ने दक्षिण चीन सागर में बढ़ते अमेरिका के दखल पर निशाना साधा और इशारों में यह भी साफ कर दिया कि अगर ये मामला ना सुलझा तो नया शीत युद्ध होना तय है और इसके लिए एशिया के तमाम देशों को अपना रुख साफ करना होगा। मतलब ये कि वो चीन के साथ हैं या फिर अमेरिका के साथ, जिसके बाद इस बात की आशंका जताई जाने लगी कि दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर एक बार फिर अमेरिका और चीन के बीच आर पार की लड़ाई हो सकती है। इस बीच यूएन में भारत ने आतंकियों का समर्थन करने पर बगैर नाम लिए चीन को घेर लिया। भारत में यूएन की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने चीन पर आतंकवाद पर लगाम लगाने के मामले में दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और बगैर नाम लिए चीन को यूएन की सभा में आईना दिखा दिया। यूएन में भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने चीन पर यह आरोप लगाया कि उसने पाकिस्तान में छिपकर बैठे कई आतंकियों को वैश्विक आतंकियों की लिस्ट में शामिल किए जाने से रोकने की कोशिश की, क्योंकि आरोप है कि पाकिस्तान में छिपे इन आतंकियों को चीन से ही मदद मिली। इसलिए जब जब भारत ने इन आतंकियों के खिलाफ आवाज उठाई, चीन ने यूएन में अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर उन्हें बचा लिया। हालांकि यूएन में भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने इस दौरान कहीं भी चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में उन्होंने ये साफ कर दिया कि इन आतंकियों को बचाने की साजिश चीन और पाकिस्तान नहीं रची। इधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस दौरान वहां आतंकियों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसमें सुरक्षा बल के जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, जिनमें एक आतंकी के शव के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। सेना के सूत्रों के मुताबिक एक रोज पहले 2 आतंकियों को पुंछ में एलओसी के पास घुसपैठ करते हुए देखा गया, जिसके बाद भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने साझा ऑपरेशन चलाया। इस दौरान सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जवाबी कार्रवाई के दौरान उन दोनों आतंकियों को मार गिराया गया। मुठभेड़ के बाद उस इलाके को सील कर दिया गया। इससे एक रोज पहले भी वहाँ के रियासी इलाके में एक आतंकी को ढेर किया गया था। उधर संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुतरेस ने कुदरत के सबसे बड़े खतरे के लिए दुनिया को सावधान कर दिया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से धरती तेजी से धधकती भट्टी बनती जा रही है। इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतरेस ने कुदरत के बदलते स्वरूप पर चिंता जताई और दुनिया को अलर्ट किया, क्योंकि दुनिया भर में मौसम पर नजर रखने वाली संस्था WMO यानी वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिपोर्ट दी, उसने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक ये साल मानव इतिहास में सबसे गर्म साल हो सकता है। पूरी दुनिया में इस साल जुलाई महीने ने गर्मी के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगस्त महीना तो बीते कई साल की अपेक्षा इस साल लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म था। इन तमाम आंकड़ों ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी। इस बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क में रूसी फौज पर हमले का हैरान कर देने वाला वीडियो जारी किया और दावा किया कि उनके सैनिकों ने इस हमले में वहां रूस के एक हथियार डिपो को तहस नहस कर दिया। और यूक्रेन की ओर से जो वीडियो जारी किया गया, उसमें पहले तो एक मकान के करीब जोरदार विस्फोट होता दिखा। इसके कुछ देर बाद वहां धमाकों की लड़ी लग गई और आसमान से इतना ज्यादा बारूद गिराया गया कि पूरा इलाका आग और धुएं के गुबार से घिर गया। ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड किए गए वीडियो में हर तरफ तबाही नजर आई। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसके सैनिकों ने ये हमले पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क में रूसी सेना के बनाए हथियार डिपो पर किए, जिसमें रूस की कई बख्तरबंद गाड़ियों समेत बड़े पैमाने पर उसके गोला बारूद को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। उधर यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक रूस के फाइटर जेट के पुर्जे लेकर यूक्रेन के सामने सरेंडर करने वाले रूस के एक पायलट को बड़ा इनाम दिया गया। दावा किया गया कि यूक्रेन की सरकार ने उस पायलट को करीब $5 लाख यानी भारतीय रुपयों में 4 करोड़ 15 लाख से ज्यादा रुपए दिए।
क्योंकि यूक्रेन में पिछले साल अप्रैल महीने में एक कानून बनाया गया था जिसके तहत रूसी हथियारों के पुर्जे लेकर यूक्रेन के सामने सरेंडर करने वाले रूस के सैनिकों को इनाम के तौर पर मोटी रकम दी जाएगी। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक रूस के जिस पायलट को इनाम दिया गया उसने पिछले महीने ही यूक्रेन की फौज के आगे सरेंडर किया था और वो अपने साथ मी-8 हेलीकॉप्टर के अलावा लड़ाकू विमान के पुर्जे भी लाया था। दावा किया गया कि इसीलिए यूक्रेन की सरकार ने रूस के उस पायलट को करीब $5 लाख यानी भारतीय रुपयों में 4 करोड़ 15 लाख से ज्यादा रुपए इनाम के तौर पर दिए। इस बीच पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में रूस ने बेहद खतरनाक मिसाइल अटैक कर दिया और मिसाइल वहां के एक बाजार के बीचों बीच जाकर गिरी। पिछले साल युद्ध छिड़ने की शुरुआत से ही डोनेस्क रूस के टारगेट पर है और एक बार फिर रूस ने उसे मिसाइल से निशाना बनाया, जिसका एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने हर किसी की सांस हलक में अटका दी। वीडियो में डोनेस्क के बाजार में लोग खरीदारी के लिए पहुंचे नजर आए, तभी बादल गरजने जैसी कुछ आवाज हुई। लोगों को भी लगा कि कोई मामूली आवाज है, मगर अगले ही सेकंड रूस की मिसाइल बिजली की तरह उनके ऊपर जा गिरी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद माँ, डेडलाइन तो मेरी है, तुम क्यों उठ गई इतनी जल्दी? मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब अपने बच्चों के लिए। पहले ना मैं भी यही कहती थी। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। मैंने फैन से पूछा था कि कौन से वेलनेस ड्रिंक की रेसिपी जानना चाहेंगे, एंड दे चोज मसाला चाय। हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ हैं। 7 मसालों की गुडनेस जो बढ़ाए आपकी वेलनेस। परफेक्ट मसाला चाय कोई भी बना पाए। वाघ बकरी स्पाइस टी। अमेरिका के समर्थन वाले एसडीएफ की परेशानी तब और बढ़ गई जब अरब लड़ाकों के साथ कई दूसरे विद्रोही गुट भी आ गए। अरब लड़ाकों ने यह तक दावा किया कि उन्होंने अलेप्पो, इदलिब और देर जोर प्रांत के कई गांवों पर कब्जा कर लिया और वहां से एसडीएफ के लड़ाकों को खदेड़ दिया। सीरिया के अलेप्पो प्रांत के मिनबिज इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें अरब लड़ाके एसडीएफ के कब्जे वाले इलाकों पर ताबड़तोड़ रॉकेट से हमला करते दिखाई दिए। रात के अंधेरे में अरब लड़ाके एक के बाद एक रॉकेट छोड़ते नजर आए। एसडीएफ पर हमले के लिए तुर्की में बने रॉकेट का इस्तेमाल किया गया, जो 20 किलोमीटर की दूरी तक सब कुछ तबाह करने की ताकत रखता है। सीरिया के देर जोर प्रांत से भी एक वीडियो सामने आया जिसमें अरब लड़ाके रॉकेट लॉन्चर और दूसरे खतरनाक हथियारों के साथ दिखाई दिए। उधर अमेरिका के मीडिया ने दावा किया कि सीरिया में अमेरिका के समर्थन वाले विद्रोही गुट एसडीएफ में फूट पड़ने के बाद वहां आतंकी संगठन आईएसआईएस फिर मजबूत हो सकता है, क्योंकि सीरिया का पूर्वी हिस्सा एसडीएफ का गढ़ माना जाता है। लेकिन अरब लड़ाकों से झगड़े के बाद वहां उसकी पकड़ कमजोर होती जा रही है और इसी वजह से अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि एसडीएफ में फूट पड़ने की वजह से आतंकी संगठन आईएसआईएस वहां फिर से सिर उठा सकता है, क्योंकि सीरिया में अमेरिका ने आईएसआईएस के खात्मे के नाम पर ही अपने सैनिकों को तैनात कर रखा है। इतना ही नहीं, बशर अल असद की सरकार भी ये आरोप लगाती रही है कि आईएसआईएस के बहाने ही अमेरिका सीरिया में दखल बनाए हुए है। लेकिन एसडीएफ में फूट पड़ने के बाद अमेरिका की इस मुहिम को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि 27 अगस्त को सीरिया की सरकार के खिलाफ कई साल से लड़ रहे एसडीएफ में शामिल अरब लड़ाकों के संगठन देर जोर मिलिट्री काउंसिल ने बगावत कर दी थी। इसी वजह से यह दावा किया जा रहा है कि एसडीएफ में फूट पड़ने का फायदा उठाकर आईएसआईएस के आतंकी पूर्वी सीरिया में एक बार फिर उभर सकते हैं। उधर तूफान की वजह से ब्राजील में आई बाढ़ ने 21 लोगों की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक वहां के 60 से ज्यादा शहर बाढ़ की मार झेल रहे हैं। इन शहरों से डराने वाली कई तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें हर तरफ सिर्फ सैलाब बहता नजर आया। वहां के तकवारी शहर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें सब कुछ पानी में डूबा दिखा। वहां के कई नदी और नाले उफान पर आ गए और उसके पानी ने वहां के रिहायशी इलाकों पर धावा बोल दिया, जिसकी वजह से वहां के कई घर आधे से ज्यादा डूब गए। ऐसे में रेस्क्यू टीम नाव के सहारे उन इलाकों से लोगों को निकालती दिखी। वहां हालात इस कदर बिगड़ गए कि रोज की जरूरतों के लिए भी लोग नाव से सफर करते नजर आए। वहां खड़ी कई गाड़ियों में भी बाढ़ का पानी घुस गया और वो कबाड़ में तब्दील हो गई। बताया गया कि बाढ़ की वजह से वहां 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोग बेघर हो गए। और इसी हाहाकारी बाढ़ का डरा देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बाढ़ में डूबे पुल के ढहने से कुछ देर पहले उस पर एक गाड़ी चलती नजर आई। इस दौरान वो पुल पानी से लबालब दिखाई दिया, जिस पर एक गाड़ी गुजरती हुई नजर आई। वहां के नोवा होमा से आई तस्वीरों में पुल पर उछाल मारता पानी सब कुछ मिटाने को बेताब दिखा। वहां पानी इतना ज्यादा था कि गाड़ी काफी धीमी गति से आगे बढ़ती हुई दिखी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस गाड़ी ने पुल को पार कर लिया और वो सड़क पर आ गई, लेकिन पानी की ताकतवर लहरों के सामने वो पुल टिक नहीं सका। उस गाड़ी के गुजरने के कुछ देर बाद ही वो पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया और नदी में समा गया। चंद सेकंड में ही उसका नामो निशान तक मिट गया, जिसके बाद वहां पुल के नाम पर सिर्फ पानी के बीचों बीच लोहे का ढांचा बचा दिखाई दिया। इस बीच हाइक्वी तूफान ने चीन के फुजियान प्रांत में जमकर कहर बरपाया। वहां तूफान की वजह से आई बाढ़ ने 2 लोगों की जान ले ली, जबकि हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा।
क्योंकि वहां से जो तस्वीरें आई उनमें फुजियान प्रांत का हर कोना पानी में डूबा नजर आया। वहां इतना ज्यादा पानी भर गया कि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां आधे से ज्यादा डूबी दिखी। वहां से आई एक तस्वीर में लोगों से भरी एक बस जल भराव के बीच फंसी नजर आई। ऐसे में रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और एक एक कर सभी लोगों को उस बस से बाहर निकाला। इसके अलावा कई जगहों से रेस्क्यू टीम के लोगों को बचाने के वीडियो भी सामने आए। बताया गया कि वहां बाढ़ की वजह से 30,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, जबकि हजारों लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हो गए। वहीं लगातार बारिश की वजह से वहां के स्कूल भी बंद कर दिए गए। साथ ही कई उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया। और ये तबाही सिर्फ चीन में नहीं दिखी, बल्कि ग्रीस में भी बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। वहां से खौफ भर देने वाली कई तस्वीरें सामने आईं, जिसमें बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाता नजर आया। और वहां के स्क्याथोस में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। उसकी चपेट में जो आया वो उसी के साथ बह गया। पानी के रौद्र रूप के सामने वहां रहने वाले लोग बेबस और लाचार दिखे। वहां से आई तस्वीरों में लोगों के घरों का सामान बहता हुआ दिखाई दिया, जिसे पानी से बाहर निकालने के लिए कई लोग जद्दोजहद करते नजर आए। पानी के बीच एक गाड़ी के पहिए आधे से ज्यादा डूब गए और वो रेंगती हुई दिखाई दी। वहां का कोई कोना ऐसा नहीं था जिसे बाढ़ ने बख्शा हो। यहाँ तक कि वहां के कई रेस्टोरेंट और दुकानें भी पानी से लबालब भरी नजर आई। इस बीच बल्गेरिया में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोगों की जान मुश्किल में फंस गई। वहां के बुर्गस प्रांत में बाढ़ से हुई बर्बादी की कई डराने वाली तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक कार बाढ़ के पानी में औंधे मुंह पड़ी दिखाई दी और वहां हर तरफ पानी का कब्जा दिखाई दिया। वहां के रिहायशी इलाकों में पानी इतना ज्यादा भर गया कि सड़क, पार्क और फुटपाथ के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया। और जिन इलाकों से पानी उतर गया वहां रहने वाले लोगों के लिए कीचड़ मुसीबत बन गया। कई इलाकों में पानी के साथ बहकर आई झाड़ियां, पेड़ पौधे और कूड़ा बिखरा हुआ दिखाई दिया। कई सड़कें टूटी हुई नजर आई। एक तस्वीर में सड़क पर एक गाड़ी दूसरी पर चढ़ी हुई दिखाई दी। भारी बारिश की वजह से वहां की नदियां उफान पर आ गईं, जिनकी रफ्तार को देखकर ऐसा लगा मानो वो सब कुछ तहस नहस करने की ठान चुकी हों। उधर तुर्की में भी बाढ़ ने कोहराम मचा दिया, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा तबाही वहां के इस्तांबुल में हुई, जहां से दिल दहला देने वाली कई तस्वीरें सामने आई, जिनमें वहां की एक लाइब्रेरी में बाढ़ की वजह से घुटनों तक भरे पानी में कई लोग फंसे हुए नजर आए, जिसकी वजह से उनकी जान हलक में अटक गई, जिन्हें वहां की रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बाढ़ ने वहां के कई इलाकों में ऐसा तांडव मचाया जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। जो रिहायशी इलाके उसकी जद में आए वहां समंदर बहता नजर आया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में आधे से ज्यादा डूबी दिखी। बताया गया कि बाढ़ के पानी से घिरे वहां के जंगलों में कई लोग फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए सेना को भेजा गया और उनकी तलाश के लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली गई। इधर दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई, जहां कुत्ते के काटने से 15 साल के एक लड़के की मौत हो गई। शावेज नाम के उस लड़के को 1.5 महीने पहले उसके घर के पास एक कुत्ते ने काट लिया था, लेकिन उसने ये बात अपने घर वालों को नहीं बताई थी। लेकिन धीरे धीरे शावेज की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि किसी भी अस्पताल में उसका इलाज नहीं हो सका। इस घटना का एक दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें शावेज मौत से पहले अपने पिता की गोद में दर्द से तड़पता दिखाई दिया। अस्पताल में इलाज के लिए क्या कहा उन्होंने? उसके शरीर में कुत्ते के काटने की वजह से रेबीज नाम का इन्फेक्शन फैल गया था। ये एक जानलेवा वायरस है जो कुत्ते के काटने से इंसान के शरीर में फैलता है। शावेज के घर वालों के मुताबिक उनके इलाके में रहने वाली एक महिला ने कई कुत्ते पाल रखे हैं और उनमें एक कुत्ते ने उनके बेटे को काट लिया था, जिसके बाद शावेज के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। इस बीच दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक सांड 8 साल की एक बच्ची पर हमला करता दिखाई दिया। घटना उस वक्त हुई जब वो बच्ची स्कूल जा रही थी और तभी उस सांड ने अपने सींगों से उसे पटक दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो बच्ची उस सांड को बचाने के लिए भागती दिखाई दी, लेकिन उस सांड ने उस बच्ची का पीछा कर उस पर हमला कर दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गई। इस दौरान वहां कई और बच्चे मौजूद थे जो इस घटना से सहम उठे। वो भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी बीच वहां एक कुत्ता पहुंच गया, जिसने उस सांड को वहां से भगा दिया। वहां मौजूद लोगों ने इस घटना की जानकारी उस बच्ची के घर वालों को दी, जिसके बाद उस बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर तेलंगाना के रंगारेड्डी से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। वहां के कुछ इलाकों में एक नाले का गंदा पानी और केमिकल वाला झाग सड़कों और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान से। वहां अफगानिस्तान की सीमा के पास मौजूद तोरखम बॉर्डर पर दोनों देशों के सुरक्षा बल के जवान भिड़ गए। दोनों तरफ से हुई फायरिंग के बाद वहां हड़कंप मच गया। घटना तब हुई जब पाकिस्तान के तोरखम बॉर्डर पर अफगानिस्तान ने एक नई चेक पोस्ट बनाने की तैयारी शुरू की, लेकिन आरोप है कि पाकिस्तान ने जैसे ही इसका विरोध किया तो वहां तैनात अफगानिस्तान के सुरक्षा बल के जवानों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद तोरखम बॉर्डर को सील कर दिया गया, क्योंकि जबरदस्त फायरिंग की वजह से वहां कोहराम मच गया। तोरखम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक प्रमुख व्यापारिक सीमा है, जहां से पाकिस्तान मध्य एशिया के देशों तक कारोबार करता है, और इसी बॉर्डर पर अफगानिस्तान के सैनिकों ने एक नई चेक पोस्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी।
जिसका विरोध करने पर दोनों देशों के सैनिक भड़क गए और वहां जोरदार फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग के बाद पाकिस्तान के तोरखम बॉर्डर पर भगदड़ मच गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें बॉर्डर पर बनी चेक पोस्ट पर बड़े बड़े ट्रक खड़े दिखाई दिए और पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राता रहा। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में सड़कों पर जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते नजर आए। इस दौरान बॉर्डर पर हथियारों से लैस पाकिस्तान के सुरक्षा बल के कुछ जवान लोगों को वहां से हटाते दिखे। हालांकि इस घटना में किसी के मारे जाने की खबर नहीं है, लेकिन फायरिंग की इस घटना के बाद पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारी वहां पहुंचकर हालात संभालने में जुट गए। उधर पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में रूस ने बेहद खतरनाक मिसाइल अटैक कर दिया और मिसाइल वहां के एक बाजार के बीचों बीच जाकर गिरी। पिछले साल युद्ध छिड़ने की शुरुआत से ही डोनेस्क रूस के टारगेट पर है और एक बार फिर रूस ने उसे मिसाइल से निशाना बनाया, जिसका एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने हर किसी की सांस हलक में अटका दी। वीडियो में डोनेस्क के बाजार में लोग खरीदारी के लिए पहुंचे नजर आए। तभी बादल गरजने जैसी कुछ आवाज हुई। लोगों को भी लगा कि कोई मामूली आवाज है, मगर अगले ही सेकंड रूस की मिसाइल बिजली की तरह उनके ऊपर जा गिरी। मिसाइल गिरने के बाद एक शख्स भी एक कदम आगे रखने की हिम्मत नहीं जुटा सका। सब उल्टे पांव दौड़ गए और हर तरफ तबाही मच गई। यूक्रेन का डोनेस्क प्रांत रूस की सीमा से लगता है और पिछले साल पुतिन वहां रेफरेंडम करवाकर उसे रूस का हिस्सा घोषित कर चुके हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के इस हमले में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस बीच सीरिया की बशर अल असद सरकार ने एसडीएफ और अरब लड़ाकों के बीच पड़ी फूट को अमेरिका के खिलाफ पनपा गुस्सा बता दिया। सीरिया का दावा है कि उसके देश के लोग अमेरिका और उसके समर्थन वाले एसडीएफ को वहां से खदेड़ने का मन बना चुके हैं, क्योंकि सीरिया की बशर अल असद सरकार का आरोप है कि अमेरिका की वजह से ही सीरिया कई साल से अशांत है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक सीरिया की सरकार को रूस और ईरान का समर्थन है, जबकि अमेरिका इन दोनों देशों को किसी भी कीमत पर सीरिया में मजबूत नहीं होने देना चाहता। इसीलिए उसने सीरिया की सरकार के खिलाफ लड़ रहे विद्रोही गुट एसडीएफ का समर्थन किया। यही नहीं, सीरिया का आरोप है कि अमेरिका ने इस विद्रोही गुट को खतरनाक हथियारों से लैस किया है। लेकिन एसडीएफ में फूट पड़ने के बाद सीरिया की बशर अल असद की सरकार ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सीरिया ने यह दावा किया कि एसडीएफ और अरब लड़ाकों के बीच पड़ी फूट अमेरिका के खिलाफ पनपा गुस्सा है। मतलब वहां के लोग अमेरिका और एसडीएफ को सीरिया से खदेड़ने के लिए कमर कस चुके हैं। इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें जिले के एएसपी की सरकारी गाड़ी सामने से आ रहे एक स्कूटर को जोरदार टक्कर मारती नजर आई। घटना 28 अगस्त की बताई गई, जिसका वीडियो अब सामने आया, जिसमें उस गाड़ी की स्कूटर से जोरदार भिड़ंत होती दिखाई दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई गाड़ियां गुजरती नजर आईं। इसी दौरान वहां से एक बस गुजरती दिखी। इसी बीच जिले के एएसपी की सरकारी गाड़ी उस बस से आगे निकलने की कोशिश करती दिखाई दी, लेकिन जैसे ही वो बस से आगे निकली, सामने से आ रहे उस स्कूटर से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटर सवार बुरी तरह घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद गाड़ी के ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। इस बीच उत्तर प्रदेश के वाराणसी से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक होटल से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। गनीमत यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उस होटल में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें उस 4 मंजिला होटल से आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आसपास के कई लोग वहां इकट्ठा हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। लेकिन होटल में लगी आग को बुझाना आसान नहीं था, क्योंकि आग पूरे होटल में फैल चुकी थी। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद उस पर काबू पा लिया गया। पुलिस के मुताबिक होटल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। उधर मध्य अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की सेना के 6 जवानों पर 56 प्रदर्शनकारियों की हत्या का आरोप लगा। वहां की सेना पर पिछले हफ्ते यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया था। आरोप है कि सेना की इस कार्रवाई के दौरान वहां 56 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई, जिसके बाद यूएन ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की सेना के उन 6 जवानों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस मामले में एक कर्नल और एक लेफ्टिनेंट समेत 4 जवानों पर हत्या का केस दर्ज किया गया, जिन पर पिछले हफ्ते कुछ प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा सख्ती करने का आरोप लगा, क्योंकि इस सख्ती की वजह से उनमें 56 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई। बताया गया कि वहां यह हंगामा एक वीडियो के वायरल होने के बाद मचा था। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की सेना के मुताबिक उस वीडियो में कुछ लोग एक पुलिस वाले को पत्थर से कुचलकर मारते दिखे थे, जिसके बाद उनके खिलाफ सेना ने एक्शन लिया था। इधर मध्य प्रदेश के नीमच में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव हो गया। बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया कि वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यात्रा का घेराव किया और काफिले में चल रही गाड़ियों के ऊपर पत्थर बरसा दिए, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान वहां हुए जोरदार हंगामे और पत्थरबाजी के कुछ वीडियो भी सामने आए, जिसमें सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर बिखरे दिखाई दिए और कई गाड़ियों के शीशे भी चकनाचूर नजर आए, क्योंकि नीमच में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर जबरदस्त पत्थरबाजी की गई। वहां से सामने आए एक वीडियो में कुछ लोग गाड़ियों पर पत्थर बरसाते नजर आए, जबकि दूसरे वीडियो में कुछ लोग काफिले के आगे हंगामा करते दिखे।
आरोप है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यात्रा के दौरान गाड़ियों पर पथराव कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेसी गुंडों ने जो हमला किया है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर पलटवार किया और बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को अवसरवाद यात्रा बता दिया। उधर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात की खबरों के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री यूक्रेन पहुंच गए, लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उनके यूक्रेन पहुंचने से पहले रूस की सेना ने कीव के करीब हवाई हमले किए। लेकिन रूस के हवाई हमलों को यूक्रेन ने नाकाम करने का दावा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कीव पहुंचकर यूक्रेन को हर तरीके की मदद का ऐलान किया। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन जल्द ही पुतिन से मिल सकते हैं। लेकिन इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री ने कीव पहुंचकर रूस को ये बता दिया कि यूक्रेन भी अकेला नहीं। खबरों के मुताबिक इस दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री यूक्रेन के लिए बड़ी मदद का ऐलान कर सकते हैं, जिसमें यूक्रेन की F-16 लड़ाकू विमानों की वो मुराद भी पूरी हो सकती है जिसकी वो लंबे वक्त से मांग कर रहा है। इस बीच दुनिया के सबसे अमीर शख्स और ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क के पिता ने अपने बेटे की हत्या की आशंका जताई। उन्हें यह डर सताने लगा कि अमेरिकी सरकार के खिलाफ दिए एलॉन मस्क के बयान उनकी हत्या की वजह बन सकते हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने ये आशंका भी जताई कि पुतिन पर एलॉन मस्क ने जिस बेबाकी से हमले किए वो भी उनके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इससे पहले एलॉन मस्क खुद अपनी हत्या की आशंका जाहिर कर चुके हैं। हालांकि तब उन्होंने मजाक में अपनी हत्या की बात कहते हुए रूस पर निशाना साधा था, लेकिन इस बार उनके पिता ने आशंका जताई कि अमेरिकी सरकार के खिलाफ दिए उनके बयानों के बाद एलॉन मस्क की हत्या की साजिश रची जा सकती है। यही वजह रही कि उन्होंने एलॉन मस्क को अपनी सुरक्षा कड़ी करने की नसीहत भी दी ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो पाए। उधर चीन के तुंगवान शहर में एक प्राइमरी स्कूल अपने नए नियम से पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ गया। उस स्कूल के प्रशासन ने बच्चों के स्कूल में सोने या झपकी लेने की फीस तय कर दी, जिसका मतलब है कि बच्चों को स्कूल में लंच ब्रेक के दौरान सोने की इजाजत दे दी गई। लेकिन इसके लिए उन बच्चों के माता पिता को अलग से फीस देनी होगी। चीन के तुंगवान शहर में मौजूद इस प्राइमरी स्कूल के प्रशासन ने ये नया नियम लागू करते हुए सभी बच्चों के माता पिता को नोटिस भेजकर इसकी जानकारी भी दे दी, जिसके मुताबिक अगर कोई बच्चा डेस्क पर सिर झुकाकर सोएगा तो उसके लिए 200 युआन यानी भारतीय रुपयों में 2275 रुपए देने होंगे, जबकि क्लासरूम की चटाई पर सोने की फीस 360 युआन यानी भारतीय रुपयों में करीब 4000 होगी। इसके अलावा बच्चों के सोने के लिए अलग से एक रूम भी है जहां बिस्तर की सुविधा होगी, लेकिन इसके लिए 680 युआन यानी भारतीय रुपयों में करीब 8000 बतौर फीस देनी होगी। यही नहीं, खबर है कि सोने के दौरान बच्चों की देखभाल के लिए स्कूल प्रशासन अलग से टीचरों को भी तैनात करेगा। इस बीच रूस की सेना ने राजधानी मॉस्को के करीब त्वेर शहर में पुतिन के घर के पास एक ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। रूस के मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की ओर से छोड़ा गया वो ड्रोन मॉस्को को दहलाने की फिराक में था। इससे पहले मई महीने में पुतिन के दफ्तर क्रेमलिन के ऊपर ड्रोन क्रैश होने से हड़कंप मच गया था और दावा किया गया कि इसीलिए जब वो ड्रोन पुतिन के घर की ओर बढ़ा तो रूस की फौज अलर्ट हो गई और ड्रोन के टारगेट पर हिट करने से पहले ही उसे एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से हवा में तबाह कर दिया गया। रूस के मीडिया के मुताबिक उस ड्रोन को राजधानी मॉस्को से करीब 125 किलोमीटर दूर त्वेर शहर में ढेर किया गया, जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का घर है। रूस के मीडिया के मुताबिक मई महीने में पुतिन के दफ्तर तक ड्रोन पहुंचने के बाद ही मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों की किलेबंदी कर दी गई थी। वहां बड़े पैमाने पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए ताकि ड्रोन तो क्या परिंदा भी वहां पर न मार सके। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक हाईवे का नाम भारतीय मूल के एक पुलिस जवान के नाम पर रख दिया गया। साल 2018 में रोनेल सिंह नाम के उस पुलिसकर्मी की ड्यूटी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसीलिए कैलिफोर्निया के प्रशासन ने अपने उस जांबाज जवान की याद में उस हाईवे का नाम उनके नाम पर रख दिया। रोनेल सिंह के नाम का बोर्ड उस हाईवे पर लगाए जाने से पहले एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें उनका परिवार भी पहुंचा। रोनेल सिंह की पत्नी ने बोर्ड से पर्दा हटाकर उसका उद्घाटन किया, जिसके बाद उस बोर्ड को कैलिफोर्निया के न्यूमन शहर से गुजरने वाले हाईवे नंबर 33 पर लगा दिया गया। इस बीच ब्रिटेन ने वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित करने का फैसला ले लिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसे लेकर वहां की संसद में एक बिल लाने की तैयारी कर दी गई, जिसके पास होते ही वैगनर ग्रुप ब्रिटेन में आतंकी संगठन घोषित हो जाएगा। जिसका मतलब यह होगा कि वैगनर ग्रुप का सदस्य बनना या उसका समर्थन करना अपराध माना जाएगा। इतना ही नहीं, वैगनर ग्रुप की संपत्तियों को भी आसानी से जब्त किया जा सकेगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन की संसद में जो बिल पेश किया जाएगा उसमें वैगनर लड़ाकों को हिंसक और विनाशकारी बताया गया। आरोप लगाया गया कि पुतिन के इशारे पर उन्होंने यूक्रेन में बड़े पैमाने पर हत्याएं की। उस बिल में वैगनर ग्रुप को दुनिया के लिए खतरा बताया गया। ऐसे में दावा किया गया कि ब्रिटेन की संसद से उस बिल के पास होते ही वैगनर ग्रुप के अंत की शुरुआत हो जाएगी। उधर मिस्र की राजधानी काहिरा में हुए भीषण हादसे की खबर दुनिया भर में फैल गई। वहां एक इमारत गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई क्योंकि वहां एक इमारत भरभरा कर गिर गई और उस इमारत में रह रहे कई लोग उसकी चपेट में आ गए। अरब न्यूज के मुताबिक मिस्र की राजधानी काहिरा में वो 4 मंजिला इमारत धराशायी हो गई, जिसने पूरे इलाके में दहशत मचा दी, क्योंकि उस इमारत के गिरते ही वहां मलबे का ढेर लग गया और कई लोग मलबे में दब गए, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई।
जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस दर्दनाक हादसे के बाद वहां पुलिस के जवानों ने घेरेबंदी कर दी और राहत का काम करने वाली टीम ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया। बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े डिजिटल इंटरव्यू से जुड़ी। moneycontrol.com को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से बड़ी जीत का दावा किया। उन्होंने दावा किया कि देश की जनता अगले साल फिर से उन्हें बहुमत देगी। प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू के दौरान G20 पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि G20 सम्मेलन के लिए सरकार ने सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश पर फोकस किया। देश के कोने कोने में G20 की बैठकें आयोजित की गईं। moneycontrol.com को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि भारत की तकनीकी क्षमताओं को दुनिया के सामने लाने के लिए G20 एक बड़ा मंच साबित होगा। और moneycontrol.com को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो एक बार फिर भारी बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब होंगे। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 2014 में कोई भी मोदी को नहीं जानता था, फिर भी जनता ने उन्हें इतने बड़े जनादेश के साथ वोट दिया। 10 साल बाद लोगों ने हर जगह थोड़ा थोड़ा मोदी को देखा सुना है। चंद्रयान मिशन में, प्रधानमंत्री की हाल की अमेरिका यात्रा में। अब जब लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं तो उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो फिर से सही चुनाव करेंगे। इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने देश में लगातार बढ़ रही हिंसा पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार को निशाने पर ले लिया। अलग अलग राज्यों में एक भय का वातावरण बनाया गया है, एक माहौल बन गया है भय का। लोग चिंतित हैं, सब लोग चिंतित हैं, लोगों को निशाना बनाया गया है। इस दौरान moneycontrol.com को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 पर खुलकर बात की और दावा किया कि भारत की अध्यक्षता के दौरान पहली बार सरकार का जोर दिल्ली पर नहीं बल्कि पूरे देश की क्षमताओं को बढ़ाने का रहा। जबकि पहले परंपरागत तौर पर अहम और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों की मेजबानी के लिए दिल्ली के अलावा किसी और शहर के बारे में सोचा भी नहीं जाता था। और इससे जुड़े सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब राष्ट्रीय हित की बात आती है तो यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और दलीय राजनीति से परे उनके दृढ़ विश्वास का ही प्रमाण है। यही भावना भारत की G20 प्रेसिडेंसी में भी देखी जा सकती है। भारत की G20 अध्यक्षता के अंत तक सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 60 शहरों में 220 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। लगभग 125 देशों के 1 लाख से ज्यादा प्रतिभागियों ने भारत का दौरा किया है। हमारे देश में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग इन कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं या इनके विभिन्न पहलुओं से अवगत हुए हैं। इधर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी बता दिया। हमारे देश में आज सबसे ज्यादा तेजी से एक्सपैंड होने वाला अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी और सबसे कम इन्फ्लेशन। तो एक तरह से इंडिया बन गया है इस G20 प्रेसिडेंसी के दौरान एक केस स्टडी। इस बीच प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू में डिजिटल अर्थव्यवस्था की भी तारीफ की और इससे जुड़े कुछ अहम आंकड़े भी बताए। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक भारत की तकनीकी क्षमताओं को दुनिया के सामने लाने के लिए भी G20 एक बड़ा मंच साबित होगा। और डिजिटल लेन देन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज जब विदेशी प्रतिनिधि भारत आते हैं तो वो ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि स्ट्रीट वेंडर ग्राहकों से UPI के माध्यम से QR कोड के जरिए भुगतान करने के लिए कहते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि दुनिया में होने वाले रियल टाइम के डिजिटल लेन देन का लगभग आधा हिस्सा भारत में होता है। इधर G20 सम्मेलन के स्पेशल सेक्रेटरी मुकेश परदेसी ने बताया कि भारत को G20 सम्मेलन की अध्यक्षता मिलने के बाद इसकी पूरी प्लानिंग और इसके विजन के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा सहयोग दिया। उन्होंने G20 समिट को बहुत करीब से देखा है। उस विजन से एक निकला कि कैसे हमारी प्रेसिडेंसी का क्या विजन होगा और उसको ऑर्गेनाइजेशनली कैसे कंडक्ट करेंगे। इधर दिल्ली में होने वाली G20 की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकें और यात्रा में व्यस्त रहेंगे। G20 की बैठक 9 सितंबर से शुरू होगी, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ने दोपहर में मंत्रियों के समूह के अलावा कैबिनेट की अहम बैठक की। इसके बाद वो आसियान बैठक में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया रवाना हो गए, जहां वो 7 घंटों का सफर तय कर सुबह राजधानी जकार्ता पहुंचेंगे। इसके बाद वो आसियान की बैठक में शामिल होंगे। बाद में PM ईस्ट एशिया समिट में भी हिस्सा लेंगे। इस बैठक के तुरंत बाद वो इंडोनेशिया से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के साथ अहम बैठक करेंगे, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ मुलाकात भी शामिल है। संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने पर प्रधानमंत्री को भेजी गई सोनिया गांधी की चिट्ठी पर सरकार ने पलटवार किया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी और संसद के विशेष सत्र के मुद्दे पर सरकार को घेरा। संसदीय कार्य मंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि संसद का सत्र बुलाने से पहले उसके मुद्दे कभी नहीं बताए जाते, बल्कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर मुद्दे तय किए जाते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर संसद के विशेष सत्र के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। को राजनीतिक विवादों में हमें घेरना नहीं चाहिए।
कांग्रेस की हमेशा एक कोशिश रहती है कि सभी जितनी परंपरागत हमारी जो संस्थाएं हैं, जो हमारा संविधान है, उसको वाद विवाद में डालने की जो एक कांग्रेस की कोशिश रहती है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। अपने ही परिवेश से अनजान है, अपने ही परिवेश से अनजान है, कितना बेसुध आज का इंसान है। 100 बात की एक बात कही सागर ने, सांस का चलना ही जीवन तो नहीं, सोच बिन हर आदमी बेजान। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।